हेलो बच्चों, तो आज का मैथ्स पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था, तो आई होप तुम सब ने फाड़ दिया होगा। तो अभी टाइम है हम थोड़ा स्कोर देख लेते हैं कि किसको कितना मिल रहा होगा। तो अभी मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, सब लोग आंसर की से चेक कर लेना, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। मैंने भी क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, अपना मोबाइल में है ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड तुम आंसर मिलाते जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट सॉल्व। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कितनी बार आ रहा होगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 375 इंटू 10। तो 10 में से एक 5 आएगा। 375 में कितने 5 होंगे वो तो हमको डायरेक्टली नहीं पता, हमने इसके फैक्टर्स में तोड़े। ये होता है 15 इंटू 25 होता है। तो 25 में 2 हो गए, इसमें हुए 1 और 15 में आता है 1 5, तो कितना हो गया 4। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ग्राफ ऑफ दिस cuts the axis at 3 points and touches it at other 2 points. The number of zeros would be. अगर 2 जगह पे कट करता है, सॉरी 3 जगह पे अगर कट करता है एक्सिस को, 1 2 3 कुछ इस टाइप का रहा होगा। उसके बाद उसने बोला कि टच करते हैं 2 जगह पे, मतलब ऐसे आके ऐसा गया होगा, फिर वापस आके ऐसे गया होगा। तो ये जो टचिंग वाला पार्ट है उसको भी हम 1 0 मानते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गए टोटल, यहाँ पे 1 और, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना हो गया 5, दैट इज पाथ 0, ठीक है। आंसर इज 2D। अगला क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying the two equations this 32x plus 33y equal to 34, ये एक इक्वेशन है। दूसरा है 33x plus 32y equal to 31। देखो मेरा CBSE के साथ सेटिंग है, इसलिए मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने पुराने वाले वीडियो में यही क्वेश्चन डाल के दिखाया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करोगे। तुम लोग ये मत समझने लगे मेरा सेटिंग है, ठीक है। इट इज जस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, इसको कभी भी एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो इक्वेशन को डायरेक्टली प्लस कर दो। तो इनको ऐड करोगे कितना आ रहा है, ऐड करके देखो 65x आएगा, इसमें से आएगा 65y, तो कॉमन लिया तो 65 इंटू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 65, कटा तो मिला x प्लस वाई इक्वल टू 1 बेटा। यस, तो उसने क्या पूछा है, उसने x और y का वैल्यू पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू नहीं पूछा। तो x और y को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। ये तो सिंपल था, 2 से 1 को माइनस करेंगे, इस बार 2 - 1 करेंगे। वो क्यों? क्योंकि तब x पॉजिटिव आएगा। 33 - 32 इज x, 32 - 33 इज माइनस वाई इक्वल टू 31 - 34 इज -3। अब इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा y गया 2x इक्वल टू 1 - 3 इज -2, x इज -1। x -1 मिला, किसी में भी उठा के डाल दिया, x इक्वल टू -1 इसमें डाला तो क्या आ रहा है -1 प्लस वाई इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज 2, तो y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन है -1, 2? ऑप्शन इज ए, दैट इज 3 का ए। बहुत जल्दी पॉज करके उठाना बेटा, मैं मिटाता जाऊंगा, ठीक है। अपने को पूरा पेपर करना है। ओके, वेरी गुड। जितनों का गलत हो रहा होगा अभी तक तो रो रहे होंगे ना, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद क्या बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्टेक्स दिया 3, √3, उसके बाद एक और वर्टेक्स दिया बेटा ओरिजिन 0, फिर एक और वर्टेक्स दिया C, दैट इज 3, K। बोला कि ये लोग वर्टिसेस है ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो फिर K का वैल्यू होता। अच्छा, अगर इन तीनों वर्टिसेस को हम कहीं पे भी प्लॉट करें तो ये पक्का इक्विलैटरल बना रहे होंगे, ऐसा है ना। अब मुझे तो नहीं पता कौन सा क्या है, तो हमने इसको 0, मान लिया बेटा, ठीक। इसको मान लिया 3, A मान लो, और इसको मान लिया 3, √3। तो क्या इक्वल ट्रायंगल है, तो मतलब क्या कि सारे साइड इक्वल होने चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, काम खत्म। इसमें लगाओ तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 3। इसका स्क्वायर रूट मस्ट बी इक्वल टू, इसका डिस्टेंस भी निकालो या फिर इसका निकालो, कुछ भी निकालो। इस वाले में निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा ज़्यादा है। ओरिजिन पे लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ओरिजिन से लगाते हैं वापस। W इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। समझ आ रहा है ना?
ओरिजिन से कोई भी चीज़ का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। सॉरी, तो यहाँ से स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 एंड इधर 9 प्लस के स्क्वायर, है ना। तो 12 आ गया इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9 आ गया। तो यहाँ से के स्क्वायर आ रहा है बेटा 3, तो क्या कितना आ रहा है, प्लस माइनस रूट 3। अब देखो के का कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, रूट 3 है या प्लस या फिर माइनस रूट 3 है। आई थिंक इज गिवन टू बी माइनस रूट 3। फूड का आंसर क्या हो गया, माइनस रूट 3। जस्ट ए सेकेंड, क्या होगा फूड का आंसर, ऑप्शन सी, है ना। फिर 5 में आएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उसने, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, डी पैरेलल टू बीसी, बहुत जल्दी, डी पैरेलल टू बीसी। ये तो बीपीटी वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। एडी बोला बेटा 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। उसके बाद बीडी बोला 3 सेंटीमीटर, और अच्छा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोला, एबीसी, वेरी गुड। एबीसी का एरिया, आई थिंक रेशियो वाला क्वेश्चन है क्या, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इनका रेशियो मतलब क्या होता है, हमेशा ट्रायंगल का रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला एरिया का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स। इसका मतलब क्या, अगर ABC का एरिया बाय ADE का एरिया, तो AB का साइड का लेंथ डिवाइड बाय ADE का साइड क्या है, AD ले सकते हैं क्योंकि वही दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखो AB कितना होगा, ये 2 है तो 2 प्लस 3 दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन AD कितना है 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, कितना आ गया 25/4। ये ऑप्शन हो गया। आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 5 इज डी। 6 पे आते हैं, वापस मिटा रहे बेटा, सब लोग नोट करके, आई मीन पॉज करके नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्रिगो का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही लॉलीपॉप है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो अगर जैसे ही कॉट थीटा 1/√3 है तो टेबल अपने को रटा हुआ है, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्रीज, ठीक है, ये मिल गया। तो बहुत इजीली इसका वैल्यू पे डाल दिया उठा के, यही वैल्यू पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेक 60, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब थीटा जैसे 60 डाला तो इधर से क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्रीज। तो सेक स्क्वायर 60 वुड बी, सेक 60 हाउ मच, कॉस 60 इज 1/2, तो सेक 60 वुड बी ओनली 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का 1/, तो साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 विल बी 2/√3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 4 प्लस दिस विल बी 4/3, दैट इज 4 to 12 प्लस 4 is 16/3, दैट इज ऑप्शन, कौन सा है ऑप्शन, 16/3, दैट इज डी। 5 इसको मिक्स फ्रैक्शन में जानबूझ कर दिया है, नौटंकी करने के लिए, डराने के लिए, और कुछ नहीं है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 7 पे आते हैं। थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCDR, 1 चलो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ये 1,4 है, इसको A नाम दे दिया। फिर साथ में इधर B आया, B कौन है, -2,3 बेटा। उसके बाद इधर C आया 5,8, तो अपने को क्या चाहिए, बहुत सिंपल है, D का कोऑर्डिनेट में क्या मान लिया, x, y मान लिया। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी बेस्ट होता है बेटा लगाना, अगर कभी भी ये वाला वर्टेक्स चाहिए तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला लगाएंगे हम लोग। मतलब क्या, इन दोनों पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट होगा, A और C का जो मिडिल पॉइंट होगा, और D और B का जो मिडिल पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम पॉइंट पे होगा, ठीक है। अच्छा, ओके, तो क्या आंसर होगा बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, कितना होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स बाय 2, दैट इज 5 + 1/2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बाय 2, दैट इज 8 + 4/2। आई एज्यूम कि तुमने ये सब फॉर्मूला तुमको आता है, आई एम नॉट टेलिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज अगेन, 8 + 4/2। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या, दैट मस्ट बी इक्वल टू इसका और इसका मिड पॉइंट, तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट, x प्लस दिस दैट इज x - 2/2, y + 3/2। क्या ये बात समझ आ रहा है? उसके बाद कंपेयर कर लिया, बस काम खत्म। इसका मतलब क्या, इसका पहला और इसका पहला सेम होना चाहिए, कितना है 5 + 1, 6/2 is 3, that is x - 2/2 is equal to 3, that is x - 2 is equal to 6, that is x is equal to 8, ये पहला आया। दूसरा इधर से क्या आएगा, 8 + 4/2 is equal to y + 3/2, 2 कैंसिल हो गया, 8 + 4 is 12 is equal to y + 3, that is y is equal to 12 - 3 is 9, तो x 8 और y 9 ऑप्शन में होगा शायद,
उसने पूछा था ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, हमने तो सारा निकाल लिया, बट ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो कितना है अपना वाई, 9 आया, तो आंसर क्या होना चाहिए 12 का, सॉरी, अरे मैं 12 कर दिया क्या, आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग, मैं 12 कर दिया बुरा मत मानो, ये पेजेस सही से अरेंज नहीं थे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो 12 हमने कर लिया, क्या दिक्कत है ना, 12 कर लिया हमने पहले। 12 का ऑप्शन बी है बेटा, ठीक। अभी वापस 7 पे आते हैं, ठीक है, चलो 7 पे आते हैं, यहाँ पे 7 कर रहे हैं, ओके। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बेटा, व्हाट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज दिस, मतलब एक सर्कल है, उसका जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया चाहिए। तो अगर सर्कल का एरिया मिल गया तो क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4, इसका मतलब कि सर्कल का एरिया चाहिए। तो सर्कल का एरिया के लिए क्या चाहिए, वी नीड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो फॉर दैट वी नीड व्हाट, वी नीड द रेडियस। लेकिन रेडियस कैसे निकलेगा सर यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया हुआ है, तो देखो सर्कमफरेंस 2 पाई आर जो है वो कितना है 176, मतलब 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। यहाँ से कुछ कटेगा पक्का, कैसे कटेगा देखो, 2 इंटू, इसको बोलते हैं हम 2 इंटू 11/7 इंटू आर, एंड 176 कैन बी रिटन इज 11 इंटू 16, ठीक है। तो ये 11 कट गया, देखो 2 2 4, इधर से कटा 4 से, मतलब 16 से कटा तो कितना हो गया 4 बचा, इधर r/7, तो r कितना हुआ, r इज 7 इंटू 4 इज 28 सेंटीमीटर्स। ये आ गया तुम्हारा रेडियस। एक बार रेडियस आ गया बेटा, एरिया कितना होगा इस बार, पाई आर स्क्वायर बाई 4, किसका एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। पाई फिर से 22/7 कर दो, इंटू ये 4 तो है तो 1/4, इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 28, इसका स्क्वायर किया तो 28 इंटू 28 किया। अब कैसे करोगे इसको, देखो 7 इंटू 4 कितना मस्त आया, 7 4 से 28 है, तो ये डायरेक्ट कट गया एक के साथ, तो आंसर क्या हुआ 28 इंटू 22, इसका आंसर कितना होगा 28 इंटू 20 कर लो, 28 इंटू 2 इज 560, और 28 इंटू 2 इज another 56, that is 560 प्लस 56 कितना हो जाएगा 121212 616, यस ये आंसर है, दैट इज 7 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं वापस मिटा रहा हूँ, सब लोग देखो। बड़ा इजी क्वेश्चन आया बेटा इस बार तो बहुत ज़्यादा इजी आया, मतलब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, और इस पे मिस नहीं होना चाहिए बच्चों को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या मतलब ये नाटक है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या समझा कि अपने पास दिमाग नहीं है क्या हमारे बच्चों के पास, आई डोंट नो व्हाट दे हैव थॉट ऑफ, कि ये क्या है, ये एक्स है, वाओ। हम सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ दैट इवेंट, मतलब इस इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। इसका मतलब वो 1 को ही एक्स बोल रहे हैं, या फिर एक्स का वैल्यू 1 वो तो तुमको बोल के दिया, उसके बाद पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3 का वैल्यू बताओ, वाह। तो एक्स इक्वल 1 डालो तो 1 क्यूब माइनस 3 कितना आ गया -2, काम खत्म। 8 का आंसर क्या है -2, देयर इज ऑप्शन 8 इज ए बेटा, है ना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर्स एंड 171 मीटर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। मतलब 95 मीटर एक बच्चे को चलना है, ये है 95 मीटर्स, ठीक, और एक है 171 मीटर्स भी उसको चलना है, इन दोनों को चलना है। बट ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होगा जिससे वो लड़की जा सकती है 1 मिनट में, ठीक है। तो हर 1 मिनट में उसको दोनों पे चलना है, दोनों पे चलना है मतलब दोनों को समान तरीके से मेजर करना है, और मैक्सिमम कितना, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ले सकती है ताकि वो इक्वली इसको ख़त्म कर पाए। इसका मतलब क्या, 95 भी डिवाइड होना है इक्वली, और ये भी डिवाइड होना है, और ऐसे नंबर से डिवाइड होना है जो दोनों को डिवाइड करे एट द सेम टाइम, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। इक्वली डिवाइड होना है मतलब क्या, वो नंबर है उसका कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर उसका फैक्टर। अब दोनों में डिवाइड होना है मतलब क्या, वो नंबर उसका कॉमन फैक्टर, और सबसे बड़ा चाहिए मतलब क्या, वो है उसका HCF। इसका मतलब बड़ा है सिंपल तरीके से, HCF ऑफ 95 एंड 171 पूछा है उसने, निकाल के देखो 19 आएगा वो। तो आंसर क्या है 19 मीटर्स पर मिनट, 9 का बी। ठीक है बेटा, ओके, कोई बुरा तो नहीं माना ना, मैंने जो 12 कर दिया पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हाट्सएप का गलती, हाँ इसकी वजह से मेरे को बड़ा वाला क्वेश्चन दिखा नहीं, वो पहले भेज दिया उसने जिसने मैंने को भेजा। एनीवेज
10 पे आता है बेटा, देखो 10 पे, ये तो भाई इससे इजी क्या हो सकता है और बताओ। ये ग्राफ ड्रॉ करके दिया और पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, वाओ ये क्या मजाक है क्या, 1 2 3 यही तो पूछा ना। एम आई सीइंग इन द राइट वे, मेरे को लगता है कि मैं सही तो देख रहा हूँ ना। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स क्या होंगे, 1 2 3 होंगे, बस खत्म, आंसर सी। तो 9 इज बी, देन 10 इज सी। ठीक बेटा, ओके। 11 पे आते हैं। हाँ 11 पे बच्चे गलती कर सकते हैं थोड़ा सा। Two lines are given to be parallel. The equation of one of the lines is this. The equation of second line can be. हमेशा याद रखो कि मतलब बहुत इजी है, अगर कोई भी लाइन है ना पैरेलल, मान लो जी 2x प्लस, जो उसने क्या बोला अभी, चलो मैं ऐसे एक लाइन बोलता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक, अगर ये लाइन है उसके साथ पैरेलल लाइन तुमको चाहिए, तो तुमको इसमें ये बात तुमको याद रखना है कि उसमें सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क आएगा, ये x वाला कोफिशिएंट y वाले कोफिशिएंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ फर्क इन द सेंस इसके साइन में, ऐसा हो सकता है कि इसके साथ कोई एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अलग बात है, बट इन दोनों में सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट पे फर्क आएगा। जैसे कि ऐसा एक लाइन में अगर मैंने एक लाइन लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ध्यान से देखो ये लाइन और इस लाइन में क्या अंतर है, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म का अंतर है, तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, या फिर मैंने ऐसा लिखा, इसके साथ मैंने 3 इंटू कर दिया, दैट इज 6x प्लस 9y इक्वल टू, मैंने लिख दिया से 10, तो 6x प्लस 9y इक्वल 10 जो है ये भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मैंने एक 3 निकाला तो ये बन गया 2x प्लस 3y, और उस 3 से उधर डिवाइड कर दे, बन गया 10/3। तो ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबका सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। कैन यू सी दैट? तो ये सब के सब आपस में पैरेलल है। तो अभी हम क्वेश्चन उठाते हैं अपना। ओके, सो बोला उसने कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ध्यान देना बेटा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 बोला, ये तुम्हारा लाइन है। अब बोला कि दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, सोचो। अच्छा, एक इक्वेशन है 9 और 8, वो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 का कोई मल्टीपल अगर 9 है तो 3 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करके 9 बना वो है 3, उससे वो भी चीज़ मल्टीप्लाई होना चाहिए, y वाला चीज़, वो तो है नहीं। तो दूसरा क्या है, 12 और 8, वो हो सकता है क्या? सोचो। तुम बोलोगे सर हो सकता है क्योंकि सेम चीज़ से इंटू है, करके देखते हैं। माइनस 12x माइनस 8y इक्वल टू 7, तो अगर इसको इधर लेके गए तो ये बन गया 12x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 7, मतलब इसको इधर ले गए, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोच सकते हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें से देखो 4 कॉमन लेते हैं तो ये आता है 3x प्लस 2y आता है, बिगड़ गया ना, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, इसका मतलब नहीं होगा। समझ में आ गया? आई होप यू कैन फाइंड योर आंसर वेरी इजीली नाउ। तो ये वाला आंसर होगा माइनस 12x प्लस 8y इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम उधर लेके जाते हैं या फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स 12x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 7। नाउ इफ यू सी, अगर एक 4 कॉमन लेते हैं, ये बनता है 3x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे एक 4 कॉमन आ गया, और इस 4 को इधर लेके गए राइट में, तो ये बन जाएगा -7/4। देखो ध्यान से, इसमें और उसमें क्या अंतर है, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी, 11 इज सी। क्लियर हुआ? ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड 11 राइट। हाँ, अभी 12 वाले पे आता है, 12 तो ऑलरेडी हो चुका है बेटा, अभी 13 पे चलते हैं। बोला कि ट्रायंगल ABC और DEF में बेटा, ABC और DEF में बोला कि सारे एंगल्स इक्वल है, या 2 एंगल इक्वल है, बोला अच्छा 2 एंगल इक्वल है, करो कोई बात नहीं, चलो ये ABC है, ठीक है, ये C है, और DF बोला, ठीक है, कुछ ऐसा है, मान लो कुछ भी है, मान लो, ठीक है। तो C और F बराबर है, तो अगर ये C होगा तो ये F हुआ। उसके बाद B और E बराबर है, तो अगर ये B हुआ तो ये भी E होगा। लेकिन A के बारे में कुछ नहीं बोला और D के बारे में कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या बोला बेटा, AB और DE जो है वो हाफ है, मतलब AB और D जो है, हाँ एक सेकेंड, F इक्वल टू C बोला ना, कुछ गलत तो नहीं किया, F इक्वल टू C सही किया। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, हाँ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DE, हाँ तो AB जो है इक्वल टू हाफ ऑफ DE है। अच्छा, देन द टू ट्रायंगल्स, अच्छा अभी इन दोनों के बारे में क्या बोल सकते हैं, सोचो। यहाँ पे क्या उसने ये बोला, यहाँ पे देखो 2 एंगल्स बराबर बोला है। अच्छा, 2 एंगल्स अगर बराबर हुए किसी के, है ना, तो क्या ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल, सॉरी, अरे यार ये पासवर्ड का भी झंझट है।
तो अगर ये दो एंगल्स ऑटोमेटिकली पहले से इक्वल होते हैं सी और एफ, तो क्या ए सिमिलैरिटी से ये दो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर नहीं रहता पहले से डायरेक्ट? तो इसमें तो ये सब चीज़ देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सिमिलर पूछा है तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, या फिर सिमिलर होगा और साथ में कॉन्ग्रुएंट भी होगा। सिमिलर तो होंगे ही, जैसे दो एंगल्स इक्वल हुए। तो एट द सेम टाइम अगर साइजेस के बारे में बताए तो साइजेस के बारे में कुछ तो बता सकते हैं यहाँ से कि एक जो ए बी का लेंथ है वो हाफ है डी का, मतलब डी बड़ा है। तो अगर डी बड़ा है इसका मतलब पूरा पूरा ट्राइंगल बड़ा होगा इससे, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता बेटा। होने से क्या होगा? सिमिलर। तो आंसर क्या हो गया? ए सिमिलैरिटी से ये लोग सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो 13 इज बी। क्लियर हुआ बेटा? ओके ओके। उसके बाद क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 14 पे आते बेटा बहुत जल्दी। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला? साइन ए इज 7/25। वेरी गुड। मतलब क्या? अगर ये 7 है तो ये 25 है, तो साइन ए दिया हुआ है 7/25। ठीक है। तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट तुमको याद है तो 7 और 25 के साथ एक ट्रिपलेट बनता है वो 24 का। तो 7, 24, 25 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो याद करने के लिए बता रहा हूँ, तुम अगर चाहते हो तो यू कैन फाइंड इट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर क्या पूछा उसने? वाह, कॉस सी पूछा है। वाओ, ऐसे कि जैसे ये कोई बहुत महान चीज़ पूछ लिया। कॉस सी मतलब क्या? ये एंगल सी है तो बेस बाय क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है सी के लिए? 24, तो सी के लिए हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस इज 7, सो आंसर इज 7 बाय हाइपो इज 25। तो आंसर इज 7/25, राइट? ओके। 14 इज ए। हमने सही किया ना? देख लेते ना एक बार, इनकेस गलती हो जाए। तो साइन ए हो जाएगा बेटा 7/25। ट्रायंगल एबीसी में साइन ए है 7/25, तो साइन ए अगर होगा तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये 24, बेस है, बिल्कुल सही है। फिर कॉस सी पूछा है, साइन सी नहीं पूछा। ओके, कॉस सी पूछा, वेरी गुड। तो कॉस सी अगर होगा तो सी यहाँ पे है, अगर सी यहाँ पे है तो बेस ये हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आंसर इज वेरी 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 करेक्ट। सिर्फ करेक्ट नहीं, वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, चलो बेटा 15 पे आते हैं। 15 तो ये सब सारे बुक के क्वेश्चन है। क्या बोला बेटा? द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट हैंड है क्लॉक का, वो 84 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये रेडियस जैसा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, सेंटर पे है। ठीक। द डिस्टेंस कवर्ड विद द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 to 10:25। वाओ, 10:10, वाओ कितना मस्त टाइम। मैंने जगह भी वहीं पे लिखा है, ये 10:10 ही होता है। ठीक है, ये 10 वाला प्लेस है ना, 10:10 25 तक गया। 25 कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे कहीं पे आएगा। अच्छा, 10 से 10:25 कितना टाइम हुआ? हाउ मच टाइम इज इट? इट इज 15 मिनट्स और नो? 10:10 से ले करके 10:25, दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। उस पर उसने क्या बोला है? उसने बोला द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप। एरिया नहीं पूछा, ध्यान देना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप। तो ये टिप तो इधर से हो करके जब ये क्लॉक यहाँ पे था तो यहाँ पे था, फिर ऐसे करते 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 वो तो यहाँ तक आया। सो क्या वो एरिया मांग रहा था या फिर पेरीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा था? आर्क मांग रहा था। इसका मतलब आर्क निकालना है तुमको, आर्क का लेंथ कहाँ से कहाँ तक बेटा? यहाँ से यहाँ तक। वेरी गुड। तो अगर उसने एक चक्कर लगाया पूरा 60 मिनट का, सॉरी, तो 60 मिनट में, ये मिनट वाला क्लॉक जो है, 1 घंटा वो पूरा आता है घूम के। यस और नो? यस। तो 60 मिनट में वो कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्रीज। तो 15 मिनट में कितना करेगा बेटा? ऑब्वियसली 15 मिनट में 60 का 1/4 हो गया, कितना हो गया? 90 डिग्री कवर करेगा वो। तो 90 डिग्री में वो कितना जाएगा? ये तो 90 डिग्री में तो ये तो क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का, तो 1/4 जाएगा पेरीमीटर का। इसका मतलब 90 डिग्री के लिए जो पेरीमीटर होगा वो होगा 1/4 ऑफ द सर्कमफरेंस, दैट इज 2πr। इससे इजी हो सकता है क्या? 1/4 × 2 × पाई कितना है बेटा? 22/7। और रेडियस क्या है? इतना सेंटीमीटर लॉन्ग बोला। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लेंथ, मतलब ये क्या है? रेडियस है, इंटू 84। 7 से काटोगे तो 7 12 जा, 4 से काटा तो 3 जा, तो कितना आ गया आंसर? 3 2 जा 6, 6 × 22 इज हाउ मच? 132 सेंटीमीटर्स। आई थिंक है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है बच्चा लोग, चलो वेरी गुड। अभी आते हैं 16th पे। जल्दी से रब कर रहा हूँ मैं बेटा, पॉज करना है और उठाना है ना, मजे लेना है। Probability that the drawn pack from a card drawn card from a pack of 52 cards is neither an ace nor a spade। neither nor बोला है, मतलब क्या? neither a spade nor an ace।
मतलब एज भी ना हो स्पेड भी ना हो, इसका मतलब क्या, टोटल में से टोटल माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बहुत बार, आइदर और बोलते हैं। मतलब टोटल कितना है 52 कार्ड्स, उसमें से माइनस करो आइदर एन एज और ए स्पेड। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी ऐसा केस होगा ना बेटा आइदर और, या तो एस या फिर स्पेड, तो इसमें हमेशा एक चीज होता है बहुत बार, वो है ओवरलैपिंग, कि ऐसा कार्ड जो स्पेड भी है और एस भी है, तो वो तो दोनों जगह पे गिनेगा ना, उसको स्पेड की तरफ से भी तुम गिनोगे और एस की तरफ से भी। चलो देखते हैं, तो 52 माइनस आइदर एन एस मतलब क्या, कोई भी एक एस, तो कितने एस है टोटल, 4 एस है, क्योंकि एस होने के लिए तो 4 से होना पड़ेगा। अच्छा स्पेड पे आते हैं, कितना स्पेड्स है यहाँ पे मेरे पास, 13, दैट इज 4 + 13, कि अगर ये लिया, अगर सिर्फ एस की तरफ से सोचा तो 4 एसेस है, अगर सिर्फ स्पेड्स की तरफ से सोचा तो 4 स्पेड्स है। तो क्या ऐसा, अभी अगर यहाँ पे आंसर दे देते हैं, क्लोज कर दे, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक कार्ड तो है जो दोनों तरफ गिना गया, तो जो इन 4 केसेस में भी आया वो है एस ऑफ स्पेड्स, यस और नो, और यही कार्ड इन 13 में भी गिना गया, तो वो तो एक ही बार गिनना चाहिए केस में, हमने तो 2-2 बार एक्स्ट्रा गिना, इसको एक बार माइनस करना है। तो कितना आ गया 52 माइनस 13 - 1 is 12, 16, दैट इज 52 माइनस 16, कितना हो जाएगा बेटा, आई थिंक इट्स 36, यस। तो 36 जो है वो नाइदर वाला केस आ गया, जो कि मेरा फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वुड बी फेवरेबल बाय, क्या हो जाएगा, टोटल 52, काटा कुटी करेगा तो 4 9 जा 4 13 जा, आंसर इज 9/13, यस 16A इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके। उठाना पड़ा जल्दी, सेवनटीन वाला क्वेश्चन, ये अलार्म क्लॉक वाला क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। रिंग्स एट देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक 20 मिनट पे बजता है बेटा, ठीक है, रिंग नंबर 1, फिर रिंग नंबर 2 बजता है 25 पे, है ना, रिंग नंबर 3 बजता है 30 मिनट्स पे, है कि नहीं, यस सर, यस। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर तीनों मिलके एक साथ 12 नून को, चलो 12 नून तो हम नहीं बोलते, 12 बजे अगर बजता है, तो वापस कब बजेंगे, वही होगा, दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वापस और बजेंगे, बट पहली बार वापस कब बजेंगे। तो बहुत सिंपल है बेटा, इन दिनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। आई होप यू नो दिस क्वेश्चंस, किया हुआ तुमने। एलसीएम क्यों लेना है बेटा, क्योंकि सबसे लेट कौन बजेगा बताओ, जिसको टाइम ज़्यादा लगता है। सबसे पहला तो ये बेचारा बजा, फिर उसके बाद ये बजा, फिर लास्ट में ये बजा, तो वापस तीनों बजते बजते इन सब का मल्टीपल्स होगा, इसका मतलब तीनों का एलसीएम चाहिए अपने को। तो कितना ईजी है, प्राइम फैक्टर से करते हैं, 20 विल बी 2 स्क्वायर इंटू 5 बेटा, 25 इज 5 स्क्वायर एंड 30 इज व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 5, सो एलसीएम वुड बी कितना, 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर, 3 है तो 3 का हाईएस्ट पावर, 5 है तो 5 का हाईएस्ट पावर, कितना आ गया, 5 स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 25 इज 300, मतलब 300 मिनट बाद ये लोग जाके सबसे पहली बार दोबारा बजेंगे एक साथ, उससे पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो 300 मिनट मतलब कितना टाइम, 300 मिनट इज इक्वल टू 5 आवर्स और नो, बिकॉज 1 आवर इज 60 मिनट्स। तो अगर 5 घंटा बाद वापस बजा तो 12 बजे पहली बार बजा, तो 12 बजे के बाद 5 जोड़ोगे तो क्या 17 हो जाएगा क्या, नहीं 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 नहीं, ये घड़ी है बेटा, नंबर नहीं है। तो 12 के साथ और 5 जोड़ोगे तो कितने बजे, शाम को 5 बजे वापस बजेगा। वाओ, वी गॉट द आंसर। कौन सा ये, 17 का सी बेटा, 17 आंसर है सी। ओके, वेरी गुड। 18 पे आते चलो। आई होप अभी तक आंसर चेक करते करते कुछ लोग का हालत अच्छा हो रहा होगा या फिर कुछ लोग का हालत खराब हो रहा होगा, जिनको गलत मिला होगा, ठीक है, कोई नहीं बेटा, होता है ऐसे, इट्स नथिंग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ नहीं है, इस बार डायरेक्ट सम दिया हुआ है। सम कितना है, ध्यान से पढ़ना है इसमें, प्रोडक्ट एंड सम, तो पहले प्रोडक्ट दिया हुआ है, बाद में सम दिया हुआ है। तो सम है 8, ध्यान देना, और प्रोडक्ट है 5, फिर से पढ़ना इसको।
रेस्पेक्टिवली बोला है, पहला प्रोडक्ट बोला और पहला नंबर 5 दिया तो प्रोडक्ट हो गया 5, पहला उसके बाद बोला सम, उसके बाद वाला नंबर दिया 5 के बाद 8 तो सम बन गया 8। वी नो कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। तो x स्क्वायर माइनस सम इज हाउ मच 8, दैट इज माइनस 8x प्लस प्रोडक्ट इज हाउ मच 5 इक्वल टू 0। बट बेटा उसी इक्वेशन के साथ अगर मैंने एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस ये दिखने में एक नया इक्वेशन नहीं लग रहा है क्या, 16x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यस, बट ये नया इक्वेशन नहीं है, दिखने में लग रहा है क्योंकि सेम नंबर इंटू किया, जैसे इंटू किया वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या वही वापस रूट्स आएंगे। तो अगर 2 इंटू कर सकते तो 3 भी कर सकते हैं, 100 भी, 1000 भी, 59 भी, 17 भी, एनी डैम थिंग। तो अगर एनी डैम नंबर इंटू कर सकते हैं तो उसको के से क्यों नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि के तो कोई भी कांस्टेंट है। इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ढूंढो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, आंसर ऑप्शन इज ए, दैट इज 18 इज ए। 19 पे आते बच्चा लोग। 19 जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि 3 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई करता है बेटा, देख लो। एक है पॉइंट नंबर ए दैट इज -1, y, यस और नो, यस। एक है पॉइंट नंबर बी दैट इज 5, 7, यस यस। दूसरा बेटा जो सेंटर है वो है 2, -3y, दैट इज योर सेंटर, ओके। तो द वैल्यूज ऑफ y आर, तो y के वैल्यूज क्या होंगे ये पूछा है। तो बड़ा ही सिंपल है, ये सेंटर, ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, और दो रेडियस तुमको मिला, वो दोनों रेडियस को क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे तुमने r1 और r2 को, r1 r2 तो होगा नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया वैसे ही, r1 इक्वल टू r2 करोगे तो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन, वेरिएबल इज y, इट विल कम आउट। तो करो 2 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस -3y माइनस y दैट इज -4y होल स्क्वायर। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, सॉरी। चलो अभी शॉर्टकट नहीं मारते, फिर गलती हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये माइनस ये करते बेटा 2 माइनस -1, ठीक है, इसका स्क्वायर किया, प्लस ये क्या है, कुछ से भी करो, इससे किया तो 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -3y माइनस y इज -4y का होल स्क्वायर, इसका रूट, दैट विल बी इक्वल टू, इस साइड में कर रही थी वाला 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 7 माइनस -3y दैट इज 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। जैसे ही बड़ा स्क्वायर करते हैं रूट खत्म हो जाता है, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7 3 21 इंटू 2 इज 42y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 माइनस -1 इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस ये क्या है, तो बहुत मस्त है 16y स्क्वायर, वाओ कितना मस्त है। तो ये 9 कट गया बेटा, है ना। ये तरह आई मीन अभी मैंने क्या गलत कर दिया रे, वाई एम डूइंग दिस मिस्टेक्स, सॉरी। 3y का होल स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, तो 3y का होल स्क्वायर, इसको ठीक कर लेते हैं। 3y का होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर, ठीक बेटा। तो अब देखो ये 9y स्क्वायर सबको इधर लेके जाते हैं, तो दिस बिकम 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, और 42y को इधर लेके जाते हैं, -42y आ गया। और क्या बचा बेटा, 7 स्क्वायर इज 49, ये भी लेके जाते हैं, -49 इक्वल टू इस साइड में 0 है, ठीक है। अच्छा, तो 16 माइनस 9 इज 7y स्क्वायर, वाओ, -42y -49 इक्वल टू 0, सही है, सही है, ओके। अब एक 7 कॉमन जा रहा है, ध्यान से देखो, तो क्या आता है, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7, यस। 7 को डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, y स्क्वायर माइनस, इसको मिल टर्म करते हैं, इसे -6 को कैसे लिखेंगे बेटा, -7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडिल टर्म करना तो तुमको बहुत अच्छे से आता होगा, शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से आता है। y इंटू करेंगे तो बेटा y कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेते तो y माइनस 7 वापस आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, y माइनस 7 इज 1 फैक्टर, अनदर इज y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y का 2 वैल्यू आ रहा है, एक 7 एक -1, ठीक है। y का बार बार ये लॉक हो जाता है रे, ओके बेटा, क्या आंसर है बेटा, द वैल्यूज ऑफ y आर y 7 and -1, 7 and -1, option B is the correct answer, right? Yes, 19B. Okay.
तो ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना। बस थोड़ा सा सर्कल देख के आई होप नहीं घबराए तुम लोग। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद तो 20 तो बहुत सिंपल बिठाने वाला क्वेश्चन है। सेक थीटा इज रूट टू बोला, सेक थीटा इज रूट टू, सो थीटा इज हाउ मच, 45 डिग्रीज, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा, तो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा वैल्यू डाल दिया, काम खत्म बाय साइन थीटा। सो थीटा 45 डाला, 1 प्लस tan 45 इज 1, साइन 45 इज 1 बाय रूट टू। तो आंसर कितना आया, 2 बाई 1 बाई रूट टू, तो रूट टू ऊपर चला गया, आंसर इज 2 रूट टू, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके 20 इज ए। ओके फिर 21 पे पहुंचते बेटा, यू कैन टेक ए ब्रेक। क्या बोला कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 to 5 1, 1 2 5 1 इसको डिवाइड करता है, 9 3 7 7 इसको डिवाइड करता है, एंड 1 5 6 2 8 इसको डिवाइड करता है। जैसे इनको डिवाइड करता है तो सबके केस में रिमाइंडर्स अलग अलग बचते हैं। इसके केस में 1 बचता है, इसके केस में 2 बचता है, इसके केस में 3 बचता है। तो वो नंबर कौन सा है इनमें से? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लो वो नंबर x है, तो x जैसे इसको डिवाइड करता है तो पूरा डिवाइड कर नहीं पाता है, रिमाइंडर 1 बचता है, इसको भी कर नहीं कर पाता, रिमाइंडर 2 बचता है, इसको भी नहीं कर पाता, रिमाइंडर 3 बचता है। इसका मतलब क्या, अगर इसमें से मैंने एक 3 हटा दिया, -3 कर दिया, तो जो नंबर होगा 15625, इस नंबर को ये पक्का डिवाइड करेगा, यस सुनो, यस। अगर इसमें से एक -1 कर दिया तो इसको भी पक्का डिवाइड करेगा, यस सुनो, यस। और अगर इसमें से एक नंबर 2 माइनस कर दिया तो 9375 इसको भी पक्का डिवाइड करेगा ये x। तो इसका मतलब क्या, ऐसा एक नंबर जो सबसे बड़ा और इन तीनों को डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या, वो जो नंबर x है जो इन तीनों को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर होगा, और क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है इसका मतलब क्या, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मतलब अभी इन तीनों नंबर का तुमको HCF निकालना है, बस काम खत्म, ठीक है बेटा। ओके, अब बहुत ही सिंपल एक ऑप्शंस की तरफ से हम तोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल है। देखो वो क्या है, अगर मैं तुमको मतलब इस क्वेश्चन की अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक जैसा बोल सकते हो, ऑप्शंस की तरफ से जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आई होप यू हैव सीन इट, ऑप्शन की तरफ से हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। 450 जो नंबर है ये इसको डिवाइड कर सकता है, इसको और इसको डिवाइड कभी नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे 10 है ही नहीं। इसका मतलब ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 750 ये भी आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा। बाकी बचा 575 ऑप्शन में या फिर 625, इन दोनों में कौन करेगा, ठीक है। अभी 625 का जो दूसरा मल्टीपल है, दैट इज 625 इंटू 2 करने से आता है 1250, ठीक है बेटा। और 625 जो है वो है 25 का स्क्वायर, है ना। और ये जो नंबर है वो है 25 का क्यूब। अब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता, मान लो मुझे पता है, ठीक है, तो मुझे सब रटा हुआ है। तो 15625 जो है वो है 25 का क्यूब, तो ऑब्वियसली ये नंबर इसको अगर डिवाइड करेगा तो ये भी नंबर आ जाएगा 25। बस अभी ये देखना है तो वो कि ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं, देख लो बस। 9375 करने के क्या चांसेस है, ठीक है, देख लो 9375 को करता है कि नहीं। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, क्या नाम है, 575 जो ये इसको करता है कि नहीं, जैसा मर्जी। तो 5 3 से करने से ज़्यादा होता है, 5 2 से ही करना पड़ेगा करने से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 575 अगर इसको नहीं करता है तो किसी को भी नहीं करेगा। तो बजाय इससे इसको डिवाइड करने का, इससे इसको डिवाइड करके देख लो, क्योंकि ये 575 है, ये तो इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। ये कर सकता है, कर भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 लाना है, ठीक है। पहले ये यहाँ पे 0 था तो इससे डिवाइड कभी नहीं होगा, बट 5 से तो ये डिवाइड हो ही सकता है, क्योंकि 5 का इवन मल्टीपल से 0 आ सकता है। बट इससे डिवाइड करके देखो, इंटू 2 करोगे तो कितना आ रहा है, 1150 आ रहा है, तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा, आंसर क्या है 625, जो ऑप्शन इज डी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए भी ऑप्शंस की तरफ से एलिमिनेट करके देख सकते हैं, जो हमने कल तुमको बोला। ओके, आई होप तुमको मज़ा आया होगा। तो हो गया 21 बेटा। अब आते हैं 22 पे, तो बड़ा ही लॉलीपॉप है। 22 क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट का नहीं होगा, AK.01 वो होगा,
एक है 3%, 3% कितना होता है 3/100, वो तो पक्का होगा क्योंकि दैट इज ऑल्सो लेस देन 1 एंड इट्स पॉजिटिव। दो ही क्राइटेरिया चाहिए, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा, दैट इज पॉजिटिव। जो चौथा ऑप्शन है 17/16, दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज आंसर इज ग्रेटर देन 1, हेंस दिस वुड बी नॉट द केस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है, वो कभी नहीं होगा। सो 22 का आंसर क्या है, इट्स डी, ठीक। अच्छा, अभी 23 पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है, एक व्हील है, इसका जो डायमीटर है ऐसा वो है 42, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो गया 21 हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोला, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर्स। जब ये चक्का घूमेगा तो कितना चक्कर लगाएगा अगर उसको 132 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो। इसका मतलब क्या, हमको पता है ये चीज़ कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा रास्ते पे, अगर एक चक्कर लगाएगा तो वो उतना डिस्टेंस ही जाएगा जितना उसका सरकमफरेंस होता है, दैट इज 2πr। इसका मतलब अपने को अभी समझ में आ गया कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में, दैट इज 2πr, दैट इज 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 21। ध्यान से देखो, रेडियस जानबूझ करके 21 दिया, क्यों दिया, ताकि 7 के साथ इजीली कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो 3 × 2 = 6, 6 × 22 इज 132, ये आ गया सेंटीमीटर्स में, आई थिंक सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर्स में आ गया। ये आ गया एक चक्कर की बात। लेकिन अभी अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए कि 132 किलोमीटर्स में, तो ये तो और मस्त हो गया। ये देखो 132 का मल्टीपल है, मतलब इंटू 10 वाला पावर वाला चीज़ है, किलोमीटर्स। तो 132 cm इज द डिस्टेंस फॉर कितने रिवोल्यूशंस, 1 रिवोल्यूशन। So obviously 1 centimeter would be the distance for unitary method, 1/132। अपने को क्या चाहिए, 132 किलोमीटर्स, मतलब 132 कितना इंटू 10⁵ सेंटीमीटर्स, इतना कितना करेगा रिवोल्यूशन, 1/132 इंटू 132 इंटू 10⁵। का आंसर इज, तो कितना सिंपल कैलकुलेशन दिया, 10⁵। ऑप्शन इज बी, 23 इज बी। ओके उसके बाद क्या बोला, देखो tan थीटा, ये वाला क्वेश्चन हल्का सा अभी तक का जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, बस बोल सकते हो, बाकी की तुलना में, ठीक है, ऐसे टफ नहीं है। अगर बोलना चाहते हो तो बोलो कि थीटा एक्यूट एंगल है बेटा, और जो tan थीटा प्लस cot थीटा है उसका वैल्यू 2 है। अगर ऐसा है तो वैल्यू निकालो, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, ठीक है। चलो अभी देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको ये दिया हुआ है। इसका मतलब थीटा क्या होगा जिसके वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, और उसी थीटा के लिए ये वैल्यू पूछे। अब इसमें कैसे देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली tan और cot में है तो इसको 10 में ले लिया, इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक। अब देख, अभी जैसे एलसीएम ले बेटा, ऊपर वाला आ गया tan² थीटा प्लस 1, नीचे आया tan थीटा, उस साइड में बचा 2, सो दिस बिकम्स tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा। समझ में आ रहा है, इसको इधर इंटू किया, इसको लेफ्ट में लाया तो दिस बिकम्स tan² थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। नाउ दिस बिकम्स tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आया, a² माइनस 2 ab प्लस b², 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा tan थीटा का वैल्यू 1, मतलब थीटा इज 45 डिग्रीज। तो क्या थीटा का वैल्यू मिल गया, उठा के डाल दो, काम खत्म। साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, थीटा कितना आया 45, साइन 45 इज 1/√2 इसका होल क्यूब, प्लस cos थीटा इज cos 45 इज 1/√2 इसका भी होल क्यूब। सो 1/√2 का क्यूब कितना होता है, 1/2√2 प्लस 1/2√2 दैट इज 2/2√2। तो आंसर कितना होगा, 2 कट गया, आंसर कितना है 1/√2। अरे तुम बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में है नहीं, ध्यान से देखो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी तुमको चकमा देने के लिए लिखा हुआ है, √2/2 काटोगे तो कितना आएगा 1/√2, तो आंसर है ऑप्शन सी। तो हंस हंस के ऑप्शन लिख दो सी और मज़े ले लो, ठीक है बेटा। ओके चलो इसमें आता जल्दी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को हम सेकंड्स में करेंगे, सेकंड में पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो जिन बच्चों ने नहीं देखा है मेरे क्लासेस में, जिन बच्चों ने अटेंड किया हुआ है सबको पता है
एनीबडी हु हैज़ नॉट सीन इट, देखो मज़ा आ जाएगा। रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये एक लाइन है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? दो पॉइंट्स को बेटा। क्या क्या पॉइंट है वो? एक है 1,3, एक है 2,7, ठीक है, इसको डिवाइड करेगा। कौन? ये वाला लाइन, इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे काट रहा है वो पॉइंट एक्चुअल में डिवाइड कर रहा है, नाम आ रहा है लाइन का बट एक्चुअल में वो पॉइंट कर रहा है। तो ये रेशियो हमने मान लिया k:1, ठीक। अच्छा, तो अगर k:1 चाहिए सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन डाल देंगे और x के जगह हम कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। ये शॉर्टकट ही बोल सकते हो, फॉर्मूला जो मर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो x के जगह क्या डालेंगे? 1 डालेंगे पहले, प्लस y के जगह 3 माइनस लाइन का, बस लाइन का इक्वेशन में डाल रहे हैं। x के जगह ये 1, फिर y की जगह 3, फिर माइनस 9 डिवाइडेड बाय, आगे एक माइनस है याद रखना, डिवाइड बाय क्या है? सेम, x की जगह 3 तो सेम रहेगा, x की जगह इस बार 2 प्लस y की जगह 7 माइनस 9। तो आंसर इज k:1 इज माइनस ऑफ 3 प्लस 3 6 माइनस 9 इज माइनस 3 डिवाइड बाय कितना आ रहा है? 3 2 6, 7 माइनस 9 इज माइनस 2, कितना आ रहा है? माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 2 इज 4। रेशियो कितना आ गया? 3:4। Yes, the ratio in which the line this divides the line joining the points 1,3 and 2,7 is 3:4, ठीक है। तो ऑप्शन है सी, ठीक, ओके। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई माइनर मिस्टेक तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है 4,3 है, कहीं वो ना सही हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी मिस्टेक कर सकता है बेटा, हम थोड़ी ना भगवान है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि यही सब जगहों पे तो मिस्टेक होते हैं और तभी तो बच्चों का मार्क्स कम आता है। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला जैसा हम यूज़ कर सकते हैं इसको, कि जो भी जिस साइड से भी काट रहा है, मतलब k:1 अगर है तो माइनस ऑफ लाइन का इक्वेशन हैज़ टू बी इवेल्युएटेड एट दिस पॉइंट, जिस साइड में k है इस पॉइंट। तो 1 डाला, देन 3 डाला, माइनस 9 किया, तो 3 1 से 3 प्लस 3 6 माइनस 9 इज माइनस 3, आगे एक माइनस है, हो गया प्लस 3, नीचे आ जाएगा 3 इंटू एक्स इज 2, 3 2 जा प्लस y is 7 minus 9, 3 2 is 6 plus 7 is 13 minus 9 is 4, 3/4, सही है। चलो अरे यार ये बार बार बंद हो जाता है यार। एनीवेज ओके बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 26, लेट्स स्टार्ट। 26 पे देखो बेटा, बोला बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, क्या करूं मैं इसका। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर्ड प्लस 2b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर निकालो a और b। अब देखो बोला कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका x-1 एक फैक्टर है, तो तुरंत वो क्लास 9 का चीज़ याद आ गया कि सर x-1 अगर फैक्टर है तो पक्का x इक्वल टू 1 इज ए क्या नाम है, x-1 अगर फैक्टर तो x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, और x इक्वल टू 1 अगर डालेंगे तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब जैसे ही x इक्वल टू 1 डाला बेटा, p ऑफ 1 दिस विल बिकम 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 प्लस 2b इक्वल टू 0, है कि नहीं? सही बोला ना? हाँ, तो x इक्वल टू 1 जैसे 1 प्लस a प्लस 2b, हाँ सही है। तो 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन बन गया, ध्यान से देखो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 को उस साइड में ले जाके, अगर मन करता है तो -1, ये भी एक और इक्वेशन बन गया। और तुमको उसने एक और कंडीशन दे दिया a प्लस बी इक्वल टू 4, तो तुमको समझ में आ गया होगा a और b पूछा है तो अभी क्या करना है। लीनियर इक्वेशन तो तुम पढ़ के बैठे हो बेटा, जैसे ही माइनस करेंगे काम खत्म, a का कचैक, 2b माइनस बी इज b, -1 माइनस 4 इज बेटा -5, तो b निकल के आ गया -5, उठा के किसी में भी डाल दो। अगर इसमें डाला तो a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -5, दैट इज a माइनस 5 इज इक्वल टू 4, सो a कम्स आउट टू बी 9, a इज 9 एंड b इज -5, है क्या आंसर में? a इज 9, b इज -5, 26, b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा लोग, चलो अगले पेज पे चलते हैं। 27, ओके, काफ़ी टाइम लग रहा है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो और सारे सॉल्यूशन देख लो, पता चल जाएंगे कहाँ पे गलती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बच्चों को, ठीक है, बट थोड़ा सा देखना है इसको। a और b दो कोप्राइम नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है a और b जो है वो कोप्राइम है।
को प्राइम का मतलब क्या है बेटा कि दोनों के बीच में जो है वो जो HCF है वो 1 है, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इसका मतलब अब ये दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं, सोचो। कैन दे बी इवन बोथ ऑफ देम? दे कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज इफ दे बोथ आर इवन, सॉरी गलत इंग्लिश बोल दिया, इफ बोथ ऑफ देम आर इवन देन A and B will have a common factor other than 1 and that is 2, so they can't be both as even। ये पहला चीज। दूसरा है कि कैन दे बी ऑड? क्या वो ऑड हो सकते हैं बेटा? दोनों के दोनों बिल्कुल हो सकते हैं। सर अगर दोनों के दोनों प्राइम हो जाए तो भी चलेगा सर, 7 को 11 बिल्कुल चलेगा बेटा। अगर एक प्राइम हो जाए एक कॉम्पोजिट हो जाए तो भी चलेगा, तब भी ये को प्राइम, क्या दिक्कत है? सही है, ठीक। दोनों के दोनों ऑड होने से भी चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों इवन नहीं हो सकता। बट इज इट नॉट ओके? वन इज इवन अनदर इज ऑड, दैट इज ऑल्सो फाइन, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये दोनों केसेस हो गए कि दोनों के दोनों ऑड, दोनों के दोनों प्राइम और एक प्राइम एक ऑड एक इवन, ऐसा हो सकता है। अभी अगर a क्यूब और b क्यूब किया, सोचो, तो जब a क्यूब करेंगे तो a भी तो 3 बार आएगा ना, और इसमें आएगा b 3 बार। सो अगर b और a में पहले से कुछ कॉमन नहीं था, तो अगर a को 10 बार भी लाते हो अभी भी कुछ कॉमन नहीं है ना, 10 बार b लाने के बाद भी, तो अभी भी इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही है। इसका मतलब क्या? ये दोनों पक्का कोप्राइम तो होंगे ही होंगे, ये तो होंगे, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। कर सकते हो क्या? देख लो एक बार, नहीं कर सकते, ठीक है, कोशिश कर लो, नहीं होगा। बट क्या ये ऑड होंगे दोनों के दोनों? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर पहले के दोनों नंबर्स ऑड थे, अब उनका क्यूब करोगे तो ऑड हो सकते हैं, बट इनमें से अगर कोई एक इवन हुआ तो तब तो ऑड नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट? सो द बेस्ट आंसर एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट और परफेक्ट आंसर वुड बी कोप्राइम। 27 इज ए बेटा। क्लियर हुआ बच्चा लोग? उसके बाद 28 पे चलो, घूम के आते 28 से। ओके 28 क्या बोलते हैं बेटा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। कितना मस्त सर्कल खींचा, देखो, बोला कि कितना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं, उसका एरिया बना। तो जब भी हम सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाते हैं बेटा, तो उसमें एक बहुत सा कॉमन चीज़ है कि अगर उसका डायगोनल खींचेंगे तो वो पक्का सेंटर से जाएगा। पूछो क्यों सेंटर से जाएगा? क्योंकि ये एंगल 90 है बेटा, और हमको पता है कि डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 एट द सेमी सर्कल। इसका मतलब दिस हैज़ टू बी द डायमीटर। मजा आया कि नहीं आया? यस। अब मुझे इस स्क्वायर का साइड चाहिए, हाँ सॉरी साइड नहीं चाहिए, एरिया चाहिए। पहले तो साइड निकालना पड़ेगा तभी एरिया आएगा। उसके बाद क्या बोला? कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ एरिया दिस। तो सर्कल का एरिया दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज हाउ मच? 1408/7 दे दिया, ठीक। अच्छा, दैट इज पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1408/7। तो फिर तुरंत मजा आ गया, ये नो, ये सुनो, तो पाई के वैल्यू निकाल लो, सॉरी डालो, 20/7 इंटू आर स्क्वायर 1408/7। देखो 7 7 कट रहा है, 11 से काटो, ये 11 से जाएगा, ठीक है। 11 2 जा 11 से काटो, 11 1 जा 11, एक 3 आया, 3 और 0 मिला के 30, 11 2 जा 22, 8 बचा, 8 और 8 मिला के 88, तो 8 जा, समझ में आया? 11 8 से 80, तो 2 से वापस काटा तो 64। व्हाट यू गॉट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सो इमीडिएटली गॉट आर इज इक्वल टू 8। रेडियस मिला आर। अब रेडियस से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि आर तो इतना है बेटा, अपने को तो ये साइड चाहिए। अच्छा, अगर मैंने इसको साथ इसको ज्वाइन किया, कैन यू सी वी जस्ट गॉट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90। इन दैट केस सपोज इसको हमने ए बी और ओ बोला, ए बी इज द side of the square as well as the hypotenuse of this small triangle AOB। तो क्या AB डायरेक्टली आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ साइड क्या है? R और R, दैट इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज √2R आ जाएगा AB का लेंथ। और वही अपने को चाहिए, क्योंकि अपने को एरिया चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा? साइड का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर, दैट इज √2R का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, R का स्क्वायर किया तो R स्क्वायर। वैल्यू कितना है बेटा? R स्क्वायर इज 64 एंड 2 इंटू 64, आंसर इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आंसर है, ऑप्शन है यस। सो 28 C हो गया तुम्हारा आंसर, है ना? मस्त है ना? ओके बेटा, प्लीज़ नोट करो बेटा, मुझे जल्दी मिटाना पड़ेगा, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? तुम्हारे पास ये कंट्रोल है। ओके बच्चा लोग, अभी 29 पे चलते हैं। क्या बोला बेटा? ए बी सी दिया हुआ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट? अरे यार ये क्या है? ये कोई क्वेश्चन है क्या?
4 कोमा माइनस 2, चलो यहाँ पे ऐसे ही हम खींच रहे हैं, ठीक है, 7 कोमा माइनस 2 और 7 कोमा 9, ठीक है। इसको ना हमेशा बेटर होता है कि तुम अगर नॉर्मली अगर ग्राफ या फिर ग्राफ भी नहीं है तो नॉर्मली अगर प्लॉट कर पाओ, ये बेटर होता है। 4 कोमा माइनस 2 बोला तो 1 2 3 4 माइनस 2 मतलब यहाँ पे, तो 4 कोमा माइनस 2 हमने यहाँ पे खींचा। उसके बाद देख क्या बोला बेटा, 7 कोमा माइनस 2 है, मतलब जो हाइट है थोड़ा इधर चला जाएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 फिर माइनस 2 यहाँ पे आ गया 7 कोमा माइनस 2, ठीक है। मतलब ये मैं तरीका बता रहा हूँ तुमको, अगर डिस्टेंस निकालना तो वो भी कर सकते हो। प्लॉट करने से बहुत बार इजी लगता है इसलिए, और कुछ नहीं। दूसरा है 7,9 बेटा, 7,9 तो 7 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 9 में तो बहुत ऊपर है, यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। क्या ध्यान से देख पा रहे हो कि ये आइसोसेलेस बनने का चांस में है क्या? क्या लगता है तुमको, क्या आइसोसेलेस बनने के हालत में है क्या? डायग्राम से ही लग रहा है बेटा ये आइसोसेलेस तो नहीं बनेगा बाबू, नहीं बनेगा, है ना। तुम डिस्टेंस निकाल के भी देख सकते हो, बट ग्राफिकली अगर हमने देखा बेटा ये 7 कोमा माइनस 2 है और 7 पे खड़ा होके 9 ऊपर गया, मतलब क्या ये 90 नहीं है क्या? तो सबसे पहला ऑप्शन जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो तो खत्म, उसके बाद सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो भी खत्म। दो ऑप्शंस बचे, एक है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब 90 तो है पक्का, अब ये डिस्टेंस निकाल लिया, ऑब्वियस बात है बेटा, ये डिस्टेंस तो देखने से पता लग रहा है 4 कोमा माइनस 2 है, 7 कोमा माइनस 2, डिस्टेंस फॉर्मूले का भी ज़रूरत नहीं है। ये 4 पे है, ये 7 पे, तो ये डिस्टेंस तो 3 हो गया। अगर ये 3 हो गया, ये तो हमको पता है 7 कोमा माइनस 2 यहाँ पे था, मतलब यहाँ से 2 यूनिट नीचे आए तो -2, इधर से 9 यूनिट ऊपर गए तो 7,9 मिला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9 + 2 दैट इज 11, और छोड़ ही दो फिर, इसका मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल इज द आंसर, आंसर इज सी। क्लियर होता है? ऐसे प्लॉट करने से काफ़ी बार इजी हो जाता है, तो हमने प्लॉट कर दिया, क्योंकि नहीं तो फिर तुमको दिक्कत होगा, दिक्कत इन द सेंस यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग पाइथागोरस एंड ऑल काइंड ऑफ, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बहुत बार प्लॉट कर लिया करो, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए तो मेरा काम है तुमको ईजी रास्ते बताना, बाकी करना तुम्हारा काम है। 30 पे चलते बेटा, वी आर वेरी क्लोज टू द एंड। इफ अल्फा बीटा 0 द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस, ठीक है बेटा। देखो बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ये कंडीशन दिया हुआ है। बट अगर ध्यान से हम देखेंगे, इफ वी जस्ट पे लिटिल मोर अटेंशन बेटा, वी विल सी कि अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो व्हाई नॉट यूज द सम ऑफ द रूट्स फ्रॉम द इक्वेशन, इट इज -b/a, तो कितना आ रहा है सम में, माइनस ऑफ माइनस k + 6, हाँ ऐसे डिवाइड बाई, समझ में आ रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा बाई 1, ये -b/a हो गया, इक्वल टू हाफ है इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कितना है c/a, 2 × 2k - 1 इज c, बाई a इज हाउ मच, a इज अगेन 1, तो 2 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k + 6 इक्वल टू, अरे यार ये क्या है ये, छी शर्म आना चाहिए, -1 इधर है, 6 + 1 इज 7, 2k, k इधर गया, 2k - k इज ओनली k इज इक्वल टू 7, 30 इज b, उसके बाद 31 आएगा, ठीक, ओके। चलो नीचे ही करते हैं ना, क्यों पूछ रहे इसको। 31, ये अच्छा क्वेश्चन है बट फिर भी इजी है। n अगर नेचुरल नंबर है बेटा, बोला कि 2 × 5n + 6n, ये किस नंबर पे खत्म हुआ। खत्म होने का मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हमने बोला कि n चाहे कुछ भी, n तो नेचुरल नंबर है, 5 का पावर में अगर n है मतलब क्या, it can be 5 power 1, it can be 5 power 2, it can be 5 power 3, it can be 5 power 4, any number, so it will always end in 5, yes or no, आगे कुछ भी हो 5 पे खत्म होगा। अच्छा, 6 पावर n वाला अगर कोई नंबर है सोचो कहाँ पे खत्म होता है, 6 पावर 1 is 6, 6 square is 36, it will always end in 6, so if you add these two numbers, because multiply तो 2 बाद में किया, इनको ऐड किया, 5 और 6 जोड़ोगे बेटा एक 1 आएगा कि नहीं, और 1 + 1 इधर कैरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये जो नंबर है इनका सम, ये तो हमेशा 1 पे खत्म होगा, आगे चाहे कुछ भी हो 1 पे खत्म होगा। और इसके साथ अगर एक 2 मल्टीप्लाई करते हो तो सबके साथ 2 × होते होते जब लास्ट में 2 इसके साथ इंटू होगा, ये नंबर तो 2 पे खत्म होगा, आगे चाहे कुछ भी हो, यस और नो, तो आंसर इज 2, 31 इज डी। आई होप कोई डाउट नहीं है, नोट कर लो बच्चा लोग, आई हैव टू रब, ओके।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, लाइन सेगमेंट join the points -3,2 and 5,7 is divided by the axis in the ratio। अच्छा, -3,2 कहाँ पे होगा, -3 यहाँ पे -3 है, मान लो 1 2 3 2 यहाँ पे है, एंड क्या बोला बेटा 5,7 है, तो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो इसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका अब हमने एक मस्त शॉर्टकट निकाला है जो बहुत मस्त है, इसका कोई हद नहीं है। तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड, ध्यान देना बेटा कौन से जॉइनिंग को बोलते हैं। पहले बोला है जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P दैट इज -3,2 दैट इज दिस वन, ओके। इससे इसकी बात की, उसके बाद 5,7, मतलब ये रेशियो m/n की बात कर रहा है, क्योंकि इसकी तरफ से m है, ठीक है, और इसकी तरफ से n, तो m/n अपने को चाहिए। मज़ेदार चीज़ देखना, हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाई नहीं, तुम लगा सकते हो बट हम टेक्निक बता रहे, मेंटोस जिंदगी टेक्निक। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर खींचा, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। दो ट्राइंगल तुमको दिख रहे हैं, दीज टू आर बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स, वाई बिकॉज दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ए सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी जो मर्जी बोलो, उससे ये दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं, यस। अगर सिमिलर हो गए तो इनका जो साइड्स का रेशियो वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज बाई इसका हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो बहुत ही सिंपल सा बेटा -3 है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो -3 है, ये तो -3 हो गया, डिवाइडेड बाई इसका परपेंडिकुलर बेचारा क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट और द वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 5। तो लेकिन अगर आंसर यहाँ पे छोड़ दे तो गलत है, क्योंकि रेशियो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसके लिए इसके आगे हमेशा एक हम माइनस पहले से ही डालते हैं, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट हमेशा लेफ्ट में होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा। सो दिस विल मेक द रेशियो एज पॉजिटिव, दैट इज 3/5, दैट इज द आंसर। 32 इज डी, दैट इज डी। क्लियर हो बच्चा लोग, ओके। 33 पे चलते हैं बहुत जल्दी बेटा, टाइम इज रनिंग आउट। ए कॉट थीटा, इसका मैंने शॉर्टकट समझाया था, आई होप तुम लोग को याद है जिन्होंने भी देखा है वीडियो। इज इक्वल टू पी दिया हुआ बेटा, और बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, मतलब चेंज कर दिया हुआ इसको, कोफिशिएंट इक्वल टू क्यू दिया हुआ है ना। तो पूछा बेटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा। बड़ा है सिंपल है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू डाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो आंसर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का ऑप्शन देख के वो पता चला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आंसर है वो थीटा में दिया ही नहीं है, यस। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी डालते हैं, लेकिन थीटा इस बार 0 नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि कोसेक 0 विल बी 1/0, इज अनडिफाइंड एंड दिस विल ऑल्सो बी अनडिफाइंड। इस बार थीटा डालेंगे 90 डिग्री, क्यों, जैसे 90 डाला कॉट 90 0 हो जाता है, तो ये गायब हो गया। तो ये P इस साइड में बचा और यहाँ पे बन जाएगा कोसेक 90 इज 1, सो P का वैल्यू आ गया डायरेक्ट B, 1 सेकंड में आंसर खत्म। उसके बाद दोबारा इसमें डाला तो ये गायब हो गया, यहाँ पे Q आ गया, क्या A आ गया, तो Q और P का वैल्यू मिल गया, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू P का वैल्यू B डाला तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये आंसर है। तो ऑप्शन इज B, दैट इज 33 इज B। नेक्स्ट इज 34। Okay. is what? See, if the perimeter of a circle is half to that of a square, एक सर्कल है उसका जो पेरीमीटर है वो तो 2πr होता है बेटा हमेशा। वो बोला कि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर का हाफ होगा, मतलब अगर स्क्वायर का लेंथ l माना तो 4l ना हो करके डिवाइड बाई 2 होगा, मतलब 2l होगा। Then the ratio of the area of circle to the area of square क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है ना, क्योंकि ये 2 कट गया, पाई आर रहने दो अभी के लिए, ये तो L है। अब L और पाई आर के बीच में हमको एक रिलेशनशिप मिलेगा, उसको हम यूज करेंगे। बोला कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें, दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय L स्क्वायर, यस और नो, यस। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज L का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ डाल दो, सो पाई आर स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे L का वैल्यू क्या है पाई आर, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 1/पाई, दैट इज रेशियो इज 1:पाई। आंसर चेक करो,
देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर नीचे होगा, ध्यान देना यहाँ पे दो दो आंसर दिया हुआ है। 1/π मतलब क्या होगा बेटा 1/22/7, दैट इज 7/22। एरिया ऑफ स्क्वायर ऊपर होता तो 22/7 आता, सही किया ना हमने, हाँ, एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सही किया, दैट इज 7/22, सही किया ना। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, क्योंकि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, जो भी 2 में होता है वो नीचे होता है ना, ठीक है। 35 पे चलते बेटा बहुत जल्दी, टाइम इज रनिंग आउट। 35 क्या बोला, एक डाइस रोल किया 2 बार, ठीक है। जैसे 2 बार रोल किया बेटा ये आ जाएगा 1 1, इसको बना लेते हैं 1 2, ऐसे करते करते बेटा 1 6 तक आएगा, ऐसे आएगा 2 1, फिर 2 2, सॉरी 2 1, फिर 2 2, ऐसा करते करते 2 6 तक आएगा, फिर 3 1, फिर 3 2, ऐसा करते करते 3,6, ऐसा करते करते कहीं पे 5 1 आएगा बच्चा लोग, यहाँ पे भी 1 5 आएगा, यहाँ पे 2 5 आएगा, 5 वाले बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 1 5 2, यहाँ पे कहीं पे 5 5 आएगा बच्चा लोग, फिर 5 6, ठीक। उसके बाद 6 1 आएगा, ऐसे करते करते 6 5, फिर 6 6। उसने बोला क्या चांस है कि 5 दोनों डाइस पे ना आए, दोनों बार पे, मतलब क्या, जहाँ जहाँ पे 5 आ रहा है किसी एक बार भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो दूसरे वाले में 5 आ रहा है, यहाँ पे भी दूसरे में 5 आ रहा है, या फिर इसमें देखो पहले पे 5 आ रहा है 5 1 या फिर 5 2 में, वो सब कैंसिल हो जाए। और इस वाले को स्पेशली देखो, इसमें दोनों में 5 आ रहा है, वो भी कैंसिल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये सारे चीज़ कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, इस रो में 6 हैं, इधर कितने हैं 6 है, लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, तो जब इससे माइनस करेंगे 6 गया, तो इससे तो 6 माइनस नहीं करेंगे, एक तो ऑलरेडी चला गया, तो इससे 5 होगा, तो टोटल कितना माइनस हुआ 6 + 5। ये अनफेवरेबल केस है, दिस आर अनफेवरेबल, क्योंकि आपने को 5 विल नॉट कम अप बोला ना, हाँ विल नॉट कम अप बोला, तो ये तो वो वाले केस हो गए ना जो क्या नाम है, मतलब जो आ जाएंगे 5, अपने को तो नहीं चाहिए, तो इनको मुझे माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। टोटल कितना 36 - 11 इज 25। ये 25 वो केसेस है, बाकी ये 1 2 3 2 वो केसेस जहाँ पे 5 एक बार भी नहीं आया, तो आंसर इज फेवरेबल बाय टोटल 25/36, आंसर इज डी, 35 इज डी। नेक्स्ट इज 36 इज LCM। अच्छा यहाँ पे चलो यहाँ पे करते हैं बेटा, देख लो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा आज। LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, 2 नंबर्स के LCM है 2400, तो बोला कि HCF क्या नहीं हो सकता है। तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर बेटा, LCM इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ HCF एंड HCF इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है, ये याद रखना है। तो इस हिसाब से 2400 का फैक्टर कौन कौन है देखो, उसने बोला कि कौन HCF नहीं हो सकता, तो 300 है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 2400, यस। 400 है, इट इज़ अ फैक्टर, यस। 600 है, इट इज़ अ फैक्टर, यस। 500 इज इट अ फैक्टर, नो। सो द आंसर इज 500, ऑप्शन इज C, 36 is C. Next is 37. बच्चा लोग 38 पे पहुंचे बहुत जल्दी। ट्रायंगल ABC में बोला, ट्रायंगल ABC में बोला बेटा, एंगल A is x डिग्रीज, एंगल B is 3x - 2 डिग्रीज, एंगल C is y डिग्रीज। Also angle C minus angle B is 9 डिग्रीज। तो फिर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम क्या होगा? अच्छा देखो, A है x, B है दिस, y है दिस, तो C माइनस बी का एक और इक्वेशन दे उसको यूज़ करते बेटा। C का वैल्यू क्या है, C इज़ y, माइनस B क्या है 3x - 2 = 9, तो यहाँ से y - 3x + 2 = 9 आता है। जैसे y - 3x = 9 - 2 = 7, ये एक इक्वेशन बन गया। यही दिया इक्वेशन बनाने के लिए और कुछ नहीं। और जैसे ही इक्वेशन बना तो दूसरा इक्वेशन तुम ढूंढोगे, क्योंकि x और y में 2 वेरिएबल इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल A + B + C इज 180। वेरी गुड। तो x + b कितना है 3x - 2 प्लस c कितना है बेटा y = 180। कितना आ गया 4x + y, देखो क्या आया 4x + y, 2 इधर गया तो 182। थोड़ा सा अजीब आया, कुछ नहीं कर सकते इसमें। -3x + y आया ना, = 7 आया बेटा।
अब माइनस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा ना, आई थिंक सो। y क्या, दिस इज 7x। क्या क्या निकालने हैं बोला बेटा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब सारे निकालने हैं भैया। सबसे बड़ा क्या होगा भैया, चलो थोड़ा लंबा ये, कोई नहीं। 4x माइनस 3x बिकम 7x इक्वल टू 182 माइनस 7 इज हाउ मच, इट्स 175। यस, तो x कितना आ जाएगा, x इज 25। मस्त आ गया ना, x 25 आ गया, मतलब क्या एंगल A है 25 डिग्री, ठीक। एंगल B कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 25 माइनस 2 डिग्री, मतलब कितना हो गया 25 से 75 माइनस 2 इज 73 डिग्रीज। एंड एंगल C इज y कितना आया था यहाँ पे, अच्छा y तो हमने निकाला नहीं, यहाँ से निकालते y इज इक्वल टू बेटा 3x प्लस 7 दैट इज 3 इंटू 25 डिग्रीज प्लस 7 दैट इज हाउ मच, 75 डिग्रीज प्लस 7 दैट इज 82 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट 82 आ गया, सबसे छोटा तो 25 आ गया, तो 82 प्लस 25 करना है बेटा, आंसर कितना होगा 107 107 डिग्रीज। तो ऑप्शन इज ए, 38 इज ए। ठीक बच्चा लोग, ओके। थर्टी 39 करते हैं। बोला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज पी, देन टेन थीटा क्या होगा। इसमें बहुत इजी बेटा, हम क्या करते हैं, इसमें हम एक और इक्वेशन लाते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो लाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर इसको यूज़ नहीं करोगे तो दूसरा इक्वेशन नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पे दो वेरिएबल है सेक थीटा और टेन थीटा का, तो अगर 2 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व होगा नहीं, और वो लोग टेन थीटा मांग रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिखा। अब इससे वो बोले सर क्या फ़ायदा होगा, देखो क्या फ़ायदा होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख पाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है बेटा, ये है p, डाल दिया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी इंटू p इक्वल टू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/p। अब ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है बेटा, अपने को क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो टेन थीटा गायब हो जाएगा, वाई, बिकॉज दिस आर प्लस एंड माइनस, विल सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 करेंगे, जैसे ही माइनस 2 करेंगे तो ये चला जाएगा, टेन थीटा माइनस माइनस टेन थीटा दैट इज ट्वाइस ऑफ टेन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू p माइनस 1/p, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p। सो टेन थीटा कम्स आउट टू बी p स्क्वायर माइनस 1/2p, दैट इज टेन थीटा, एंड दैट इज योर आंसर। कितना आया, पी स्क्वायर माइनस 1/2p है ना, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, दैट इज ऑप्शन इज बी। 38 इज है ना, 39 इज बी। ओके ओके बेटा, उसके बाद देखो 40 पे आते हैं जल्दी। 40 क्या बोल रहा है बेटा, द बेस बी सी ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ए बी सी, बेस जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सॉरी क्या बोला अभी, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी जो है उसके कोऑर्डिनेट 0,-3 बेटा, और जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पर लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली तो बी तो ऊपर होगा, ऊपर कितना होगा, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, कितना हो जाएगा 0,3 है तो -3 है तो 0,+3 होगा। और ए कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली टेढ़ा तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है तुमको, ए कुछ इस टाइप का होगा ना, तो यहाँ पे ए लाई करेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट्स चाहिए बेटा, ये सी हो गया, ये बी हो गया। नो हाउ टू फाइंड ए, उसने वही बोला है। और चलो ए और बी का, बी तो हमने तुरंत निकाला, ए कैसे होगा, देखो ए निकालना मतलब क्या, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस अगर निकल गया तो ए आ जाएगा। नाउ यू सी वेरी इजीली, ए इज ए पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, यस और नो। अच्छा, अब वही पॉइंट ए यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ये सेम चीज़ तो इधर भी हो सकता था, यस और नो। इक्वल ट्रायंगल का बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब अगर ये निकल गया तो ये बिल्कुल उसका माइनस होगा, इतना तो तय है। अच्छा मज़ेदार चीज़ बताओ मुझे बच्चा, कि ये जो डिस्टेंस है क्या वो साइड ऑफ द इक्वल ट्रायंगल है बेटा, यस और नो, यस सर, क्योंकि ये सर 3 है, ये सर 3 है, तो साइड तो 6 हो गया सर, वेरी गुड। और ये तो सर ऑल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और हमने तो पढ़ा हुआ है सर इक्विलेटरल का ट्रायंगल का
ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स साइड होता है सर। मतलब √3/2 टाइम्स साइड कितना हुआ, साइड तो तुम्हारा 6 है बेटा, तो काटा तो कितना आ गया 3 आ गया, दैट इज 3√3 आ गया ऑल्टीट्यूड का लेंथ। अब ये राइट की तरफ हुआ तो ये होगा +3√3,0, लेफ्ट की तरफ हुआ तो -3√3,0। तो ऑप्शन विल बी ए इज ±3√3,0 and B is 0,3. That is option C is the correct answer. B is 0,3, A is ±3√3,0. 40 is C is the correct answer. ओके बेटा, बच्चा लोग जल्दी देखो, ख़त्म करते हैं यार। आई होप तुम लोग बोर खा गए। तुम लोग तो ब्रेक लेके बना सकते हो, मैं तो ब्रेक देख सकता हूँ, मैं तो ब्रेक भी नहीं ले सकता बीच में। ठीक है, चलो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा है बेटा ये क्वेश्चन 41 कि एक आदमी का बुक स्टोर है, वहाँ पे एक बुक लेते हो तो एक फिक्स चार्ज लगता है, उसको हमने x मान लिया, जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही लगेगा। बाकी तुम वो कितने दिन के लगता है, वो 2 दिन के लगता है शायद, हाँ 2 दिन के लिए, पहला 2 दिन के लिए। उसके बाद तुम जितना दिन ज़्यादा रखोगे एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मान लो 2 दिन का 10 रुपया है, फिर हर एक दिन का 2-2 रुपया लग रहा है। तो अगर तुमने 4 दिन के लिए रखा तो 10 रुपया तो दोगे प्लस 2 दिन का 2 रुपया करके 2 बार दोगे, मतलब 4 रुपया दोगे। टोटल कितना दोगे, 10 + 4 = 14। यस, वेरी गुड। एक्स हो गया तुम्हारा फिक्स्ड, वाई हो गया क्या, रिकरिंग चार्जेस, बार बार लगेंगे। अच्छा, फिर उसने क्या बोला बेटा, एक बच्ची है जिसने अमृता पेड ₹22 फॉर ए बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज। तो 6 दिन के लिए रखा होगा तो 2 डेज तो उसका फिक्स चार्ज लगा, उसमें तो उसका x रुपीज लगेगा, प्लस 4 दिन पे उसका एडिशनल कॉस्ट लगा हर रोज का y रुपया। y इज द मनी फॉर ईच डे, मतलब हर एक दिन का फाइन या फिर कॉस्ट। सो 4 × 1 दिन का, दैट इज y, दैट इज इक्वल टू 22 रुपीज। ये हो गया टोटल। तो अगर रुपीज हटा देंगे तो ये इक्वेशन बन गया अमृता का। यस, तो पहला आंसर है x प्लस, सॉरी पहला तो अमृता का नहीं बोला बेटा, किसका बोला, राधिका का। राधिका ने क्या किया, उसने 16 रुपया दिया, टोटल 4 दिन के लिए रखा, तो फिक्स उसका 2 दिन तो था ही, प्लस उसका 4 दिन में से 2 दिन तो फिक्स में चला गया, उसका तो इस बार 2 दिन है बाकी, क्योंकि टोटल उसका 4 दिन था, उसका टोटल 6 दिन था, तो 2 और 4 था, इसका 2 हो गया। क्लियर हुआ, 2 days + 2 days, सो दैट इज व्हाट, 2 × y इज इक्वल टू हाउ मच, 16। सो ये हो गया राधिका का, ये हो गया राधिका का, ये हो गया अमृता। क्लियर हो बच्चा लोग, ओके। तो राधिका इक्वेशन क्या हो गया, x + 2y = 16 है ना। 41 इज D, 41 इज D, देन इट्स 42। सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब वही तो अमृता का क्या था, x + 4y = 22 था ना, वो तो डायरेक्ट है, तो 42 का B हो जाएगा आंसर, 42 इज B, देन इट्स 43 की बात करते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर ए बुक, फिक्स चार्जेस मतलब क्या, वो तो x था, मतलब x निकालने के लिए पूछा, मतलब क्या, इक्वेशन सॉल्व कर लो बेटा, काम खत्म कर लो, तो माइनस कर दो, x गया, 4y - 2y इज 2y, 22 - 16 इज 6, तो y इज 3। अरे यार माइनस किया तो y निकल आया, तो x निकालना तो कोई बात नहीं, y उठा के डाल दिया, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, तो x + 2 × y इज 3 = 16, 2 + 6, सॉरी बेटा, x + 3 × 6 = 16, तो x इज 10, मतलब फिक्स चार्ज कितना है बेटा, 10। तो आंसर क्या है, 43 इज B। नेक्स्ट इज 44 क्या है, व्हाट द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर ए बुक। एडिशनल चार्ज मतलब y कितना है, 3 रुपया प्रतिदिन, दैट इज 44 इज D। वेरी गुड। 45 क्या होगा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। तो देखो कितना मस्त है, 22 रुपया उसने 6 दिन के लिए दिया, अब 2 दिन और ज़्यादा रखेगी तो फिक्स तो उसका ऑलरेडी लग चुका है, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो 22 के साथ 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना होता है, 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना होता है, अभी निकाला 3, सो 2 × 3 एक्स्ट्रा लगेगा, दैट इज 6 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसका हो गया 22 + 6 दैट इज 28, इसका लगेगा एक्स्ट्रा 6 रुपया, दैट इज 22, तो एक का 22 एक का 28, तो टोटल अमाउंट बाय बोथ बोला, दोनों मिला के कितना देंगे, तो एक का 28 हो गया, एक का 22 हो गया, कितना हो जाता है 28 + 22, आई थिंक 50, यस 50, दैट इज ऑप्शन C। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मजा आ गया ना,
हमने 1 घंटे में 45-46 क्वेश्चन उड़ा दिए है ना, कितना फास्ट है हम लोग, नहीं उससे ज़्यादा उड़ा दिए। चलो इसमें आते बेटा जल्दी जल्दी देखो बेटा, इसको A B C D, ये 5 है, ये 10 है, ये 2 डायगोनल्स हैं, ठीक। अच्छा बोला कि सबसे पहले तो बहुत लॉलीपॉप पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल AOB बेटा हमेशा सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के साथ। वो क्यों? क्योंकि ये एंगल बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स, काम खत्म। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 46 का आंसर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, क्योंकि आ काफ़ी है इसमें, आह किया काम खत्म, 46 A हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते बेटा, लास्ट क्वेश्चन 47 पे क्या बोला बेटा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये तो हम पढ़ रखे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, दैट इज इक्वल टू व्हाट, AOB और COD का अगर रेशियो निकाले दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमको पता है ना, अगर सिमिलर है तो AOB बाई क्या बोला, हाँ AOB बाई COD बोला, मतलब क्या, AOB का साइड और COD का साइड डिवाइड करो, स्क्वायर कर दो, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1:4। तो ऑप्शन इज B, 47 इज B। 48 उसके बाद क्या बोला बेटा, बहुत जल्दी है, चलो इसमें आते हैं, द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ AOB टू द पैरामीटर ऑफ COD। अच्छा मजेदार चीज़ देखो, पैरामीटर में क्या होता है देखो बेटा, अगर साइड्स इक्वल है ना, मजेदार चीज़, चलो AO बाई CO इक्वल टू AB बाई CD इक्वल टू BO बाई DO, अगर ऐसा है ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों को जोड़ दिया, दैट इज AO प्लस AB प्लस BO होल डिवाइडेड बाई CO प्लस CD प्लस DO, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये बन गया पेरीमीटर ऑफ AOB डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ COD, मतलब जो साइड्स का रेशियो होगा बेटा वही तुम्हारा पेरीमीटर का भी रेशियो हो जाएगा, जो साइड्स का रेशियो कहलाएगा वही पेरीमीटर का रेशियो कहलाएगा। तब उसने क्या बोला, अगर रेशियो ऑफ द पेरीमीटर वुड हैव बीन 1/4, मतलब AOB का, अभी ऊपर AOB चल रहा है नीचे COD चल रहा है, अगर उन दोनों का पेरीमीटर का रेशियो अगर 1/4 है, ध्यान देना क्या बोला, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ AOB टू द पेरीमीटर ऑफ COD इज 1/4, देन तब क्या होगा, तब AB बाई CD का रेशियो क्या होगा, वो भी तो 1/4 ही हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, AB बाई CD इज ऑल्सो 1/4 बेटा, इसका मतलब क्या, CD इज इक्वल टू 4 टाइम्स AB हो रहा है, CD इक्वल टू 4 टाइम्स AB, दैट इज 48, आंसर इज ऑप्शन D, शाबाश। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 49, नहीं 49 तो बोल दिया ऑलरेडी। अच्छा ये तो लॉलीपॉप था, ये क्या था, AO बाई BC इक्वल टू 49 ना, देखो 49, AO बाई BC इक्वल टू AD बाई BO इक्वल टू OD बाई OC। इसको ऐसे देखो, AO बाई BC है तो AO यहाँ पे लिखा, BC यहाँ पे लिखा, देखना ये ट्रायंगल का ओरिएंटेशन है बस और कुछ नहीं, AO और BC लिख दिया, फिर AD बोला तो D यहाँ पे गया, AD बाई BO बोला तो यहाँ पे गया, तो AD बाई BO हो गया, AO बाई BC हो गया, क्या बचा, OD बाई CO, खत्म काम। तो आंसर इज ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल BCO, ऑप्शन AOD इज BCO, AOD is BCO, that is option B, 49 is B। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फाड़ देंगे हम आज, ठीक है बेटा। 50 अच्छे से करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है 50 देखो, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स AOB एंड COD, एरिया का रेशियो अगर 1/4 है तो एरिया का जो रेशियो होता है, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा था ना, अरे यार क्यों मिटा दे, चलो फिर से लिखते हैं, AO बाई सेम क्वेश्चन है, CO इक्वल टू BO बाई DO इक्वल टू AB बाई CD, इसका जब स्क्वायर करते बेटा तब एरिया का रेशियो आता है ना, स्क्वायर से, और इसका मतलब क्या, और ये साइड्स का रेशियो इक्वल टू पेरीमीटर का भी रेशियो होता है, इसका मतलब क्या, पेरीमीटर का अगर स्क्वायर किया तो एरिया का रेशियो आएगा, तो वो लोग वही बोल रहे हैं, अगर एरिया का रेशियो AOB बाई COD अगर 1/4 है तो एरिया का, अभी पेरीमीटर की बात नहीं हो रही है, तो फिर क्या सच होगा, बोला कि जो रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स होगा वो क्या होगा, तो पेरीमीटर तो हमको पता है कि साइड का रेशियो होता है, तो वो तो उसका स्क्वायर करके ये मिला, इसका मतलब क्या, पेरीमीटर तो वही होगा, मतलब 1/2 होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद मीडियंस का सेम रेशियो होगा। अच्छा मीडियंस की बात करते हैं, याद है तुम लोग को जब हम ट्राइंगल पढ़ते थे, अगर ABC एंड DEF
दो सिमिलर ट्राइंगल है तो ये एंगल बराबर होता है, एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होता है कि नहीं। और अगर मीडियन ड्रॉ किया बेटा दोनों का तो बीच में काटा बी सी और इसको, चाहे जी और एच में काटा, तो इसको हम भूल के अगर बी सी बाई 2 करते हैं और ई एफ बाई 2 करते हैं तो बी सी बाई 2 मतलब बी जी आ गया और ई एफ बाई 2 मतलब ई एच आ गया। तो दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए जी, सॉरी इज इक्वल टू, हाँ कुछ गलत लिखा क्या मैंने, सॉरी हाँ बी जी लिख दिया ना, सॉरी ए जी, हाँ समझ पा रहा हूँ, एक साथ मैं इतना कर रहा हूँ, थोड़ा समझ जाओ, गलती बियर कर लो बेटा, ये सब छोटे मोटे गलती हो जाते हैं। ए जी बाई डी एच है ना। तो क्या बोला बेटा, अरे यार मैंने कुछ गलत किया क्या, अरे सॉरी ठीक ही तो लिखा था, अरे यार सॉरी बी सी बाई 2 है ना, बी सी बाई 2 तो बी जी तो होगा, बी जी बाई ई एफ बाई 2 इज ई एच, ठीक ही तो लिखा था, सॉरी। तो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी जी बाई ई एच एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ए बी जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एच, ये सुनो, यस अगर सिमिलर होंगे बेटा तो दिस बाई दिस भी तो इक्वल होगा इसी के साथ, इसका मतलब ए जी बाई डी एच भी बराबर होगा। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर रेशियो है 1/4 तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो होगा वो होगा 1/4, ऐसा है क्या, नहीं रेशियो मीडियंस का तो रेशियो 1/4 नहीं होता है ना, क्योंकि मीडियंस का तो रेशियो साइड के साथ बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑल्टीट्यूड, चलो ये वाला बचा। अच्छा अगर एरिया लिखा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि इसकी बात करते हैं, ए बी जी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो हाँ ठीक है, एरिया ऑफ ए लिखते हैं, ए बी जी डिवाइड ट्राइंगल एरिया ऑफ डी ई एच, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इज व्हाट, बी जी इंटू हाइट इज जो भी है, मान लो ए एम है, ये डी एन है, तो इंटू ए एम डिवाइड बाई हाफ ऑफ बी जी लिखा है यहाँ पे क्या होगा, ई एन सॉरी ई एच इंटू डी एन। समझ आया बच्चा लोग, अब क्या करेंगे हम, अब तो फंस गया ना, क्या करें अभी, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इन दोनों का एरिया का रेशियो तो दिया हुआ है ना। अब ये दो ट्राइंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड ने जो बनाया है वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो ये दो एंगल्स पहले से एक बराबर थे, तो क्या ये दो एंगल 90 नहीं है, तो क्या आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो क्या एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों भी सिमिलर होंगे। इसका मतलब क्या कि हमने जो भी बी जी बाई ये किया ई एच वो तो है ही ऑलरेडी, और ये ऑल्टीट्यूड जो है ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन ये भी क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो ए एम बाई, अगर हम ए एम की बात करें तो ए एम बाई डी एन जो है ये रेशियो, ये भी इसके साइड के रेशियो के साथ बराबर होगा। वाई, बिकॉज ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन आर सिमिलर यूजिंग दीज टू एंगल्स एंड दीज टू राइट एंगल्स। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड्स के बदले में ए एम बाई डी एन के बदले में हम ए बी बाई क्या डाल सकते हैं, ए बी बाई डी डाल सकते हैं। ये ऑल्टीट्यूड्स के बदले में डाला, समझ में आ रहा है बेटा, ये चलो पोंछ देते हैं एक बार। और ये बी जी बाई ई एच जो है, क्या बी जी बाई ई एच भी सेम ए एम बाई डी नहीं है, आई मीन ए बी बाई डी नहीं है, जो भी है नाम के हिसाब से, तो क्या इसका स्क्वायर नहीं आ गया, तो वही आ गया 1/4 है ना, वही आया ना, हाँ सही है। इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर से 1/4 आ रहा है, तो ये तो ऑल्टीट्यूड थे ना अपने, तो ए बी बाई डी बोलो चाहे ऑल्टीट्यूड बोलो, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2, और वही ऑल्टीट्यूड के बराबर भी थे, दैट इज ए एम बाई डी एन। तो आंसर क्या हो गया 50 का, लास्टली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है बिकॉज हमने यहाँ पे दो बार किया ट्राइंगल और मीडियन वाले पार्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से 4-5 ऑप्शन थे जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑप्शन में ही 3-4 चीज़ करना था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द होल